Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again another important topic that is related to Indian Contract Act. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने काफी लंबे टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल. आई कैन नॉट अपलोड एनी टाइप ऑफ वीडियो, but before 1.5 months I have uploaded 2 videos with respect to Domestic Violence Act. बट मुझे ये लगा कि क्यों ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालना एक आर्ट होती है और मैंने एक प्लानिंग की है जिसके तहत अब कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी के वीडियोस डेली आते रहेंगे. एक दिन कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो आएगा और एक दिन आईपीसी का. अगर किसी दिन कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो नहीं आ पाया तो फिर उस दिन आईपीसी का भी आ सकता है. ये कंटिन्यूटी में दोनों सब्जेक्ट हम साथ करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा लेंथी वीडियो न बनाते हुए मुश्किल से 20-22 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इजी वर्डिंग में डिस्कस करेंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. देखिए कोई भी एक तरीका होता है पढ़ने का. लास्ट जो मेरी क्लासेस थी जहां पर मैंने स्टॉप किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो मैंने लास्ट क्लास में फ्री कंसेंट और कोर्जन के बारे में समझा दिया था. देखिए फ्री कंसेंट क्या होता है कि फ्री कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस चीज के लिए जब भी आप कॉन्टैक्ट करते हो तो उस कॉन्टैक्ट का एक इंग्रेडिएंट मान सकते हो कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कि जब आपने कॉन्टैक्ट किया तो वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए. कंसेंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए. फ्री का मतलब क्या है? कोर्जन, किसी का के डरा धमका या वो कॉन्टैक्ट नहीं किया हो, इन्फ्लुएंस किसी के प्रभाव के वो कॉन्टैक्ट किया हो, या कोई वोट करके किसी ने आपको उनके लिए बना लिया हो, या आपको गलत रिप्रेजेंट करो या मिस्टेक हो गई हो. तो ये सारे सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 इनको हम अलग डिस्कस करेंगे. कोर्जन का जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वो वीडियो कोर्जन को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 44 मिनट का वीडियो है. काफी डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया. अगर आपको लगता है काफी लेंथी वीडियो है और मेरी स्पीड भी थोड़ी आपको स्लो लग रही हो तो आप वीडियो की स्पीड तेज करके भी उस वीडियो को सुन सकते हो. आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. ये कह रहा है कि कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज एंड इट वुड नॉट हैव बीन गिवन, कि जहां कंसेंट नहीं दी गई है, कंसेंट दी गई है बट उसमें कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक अगर शामिल है तो वो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं हो जाएगा. कंसेंट अगर फ्री नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, कंडीशन में वॉइडेबल भी हो सकता है. और क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसको आप अगर आप देखिए मुझे इतना टाइम नहीं होता तो मैं अलग जो लिंक्स है वो कम ही शेयर करती हूँ. आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसी चैनल पर क्लिक करेंगे तो एक चैनल का जो डायलॉग बॉक्स है होम पेज है वो ओपन हो जाएगा. उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, कॉन्टैक्ट एक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी. उस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो पिछले सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है. तो कोर्जन और कंसेंट मैं करवा चुकी हूँ तो आप वहां जाकर उस वीडियो के थ्रू जो है वो अच्छे से अपना कवर अप कर सकते हो. लेकिन अगर फिर भी डाउट रहे तो देखिए मैंने ऑप्शन दे दिया कि आप कमेंट करके मुझे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. आज हम कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द बेयर एक्ट वी रीड, कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए, हमें उसके बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए. देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं बेयर एक्ट में हमें उनको समझना चाहिए. क्या कुछ है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट 2H में डेफिनेशन दी गई है. सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इंड्यूस किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस से, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, जहां दो पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो सबसिस्ट है, प्रेजेंट है, सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, जहां एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है. डोमिनेट का मतलब उस पर हावी हो रही है. द विल ऑफ द अदर, दूसरे पार्टी की जो विल है वो उसकी काबू में नहीं है. एंड यूजेस दैट पोजीशन, और वो व्यक्ति उस पोजीशन को यूज करता है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, तो उससे एक गलत फायदा लेने का प्रयास करता है, तो वो क्या माना जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा. ठीक है, तो पहला क्लोज क्या कह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है. पहले हम उस क्लोज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. आई एलोबरेट दैट कंसेप्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन इजी वे, और आपको किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो. तो चलो देखते हैं क्या कुछ है वो. देखिए सबसे पहली चीज
सबसे पहली चीज तो ये कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, आई राइट हेयर सो दैट यू कैन मेक देयर योर नोट्स ऑल्सो। देखिए, फर्स्ट टर्म इज अनड्यू। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? अनड्यू है। सेकंड टर्म क्या है आपकी? इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि दूसरे से प्रभावित हो जाना, टू इम्पोज द व्यू, टू इम्पोज द व्यू, कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यू आप पर थोप रहा है। इम्पोज द व्यू किस चीज का? ऑफ वन, टू इम्पोज द व्यू ऑफ वन ऑन द अदर, ऑन द अदर। ये हो गया इन्फ्लुएंस, कि जो आपके ऊपर अपने व्यूज को थोप रहा है एक तरीके से। और जब इन दोनों टर्म को मिलाया जाता है, अनड्यू का मतलब आप क्या समझ सकते हो? अनड्यू का मतलब अनफेयर समझ सकते हो, अनफेयर समझ सकते हो। इन दोनों का जब मीनिंग होगा, वो मीनिंग क्या बनेगा? टू गेन, टू गेन, गेन मीन प्राप्त करना। क्या प्राप्त कर रहे हैं? अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज, गलत फायदा कोई प्राप्त कर रहा है, इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जो गलत फायदा आप प्राप्त कर रहे हो वो क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक और चीज यहां समझने वाली है कि गलत फायदा का मतलब सिर्फ अगर कोई आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो बैड है तो जरूरी नहीं कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। मेयर इन्फ्लुएंस, मेयर इन्फ्लुएंस, मेयर इन्फ्लुएंस इज नॉट बैड, सॉरी बैड नहीं, बैड। अकेला आपको प्रभावित कर दिया वो क्या है? बुरा नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति आपसे कुछ एडवांटेज ना ले ले। मान लीजिए ए और बी, ठीक है। ए जो है हम मान लेते हैं कि कोई भी आप कह सकते हो रिलीजियस लीडर है। रिलीजियस लीडर मतलब कोई भी धर्म गुरु है, रिलीजियस लीडर है। आप क्या हो, यानी कि बी क्या है? उसका भक्त है। अब बी कोई भी फैसला लेता है तो वो इससे प्रभावित है, इसके कहने के अनुसार ही लेता है। सिर्फ ये बी जो है ए से प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बी ए से प्रभावित होके अपना कुछ रुपया ए को दे रहा है, कुछ प्रॉपर्टी ए को दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। क्योंकि आप अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो, आप गलत फायदा उठा रहे हो, वो क्या माना जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें थोड़े से पॉइंट को कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो आप साथ साथ पॉज करके बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम समझें, जब आप बात कर रहे हो बेयर एक्ट की, बेयर एक्ट में क्या है? वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल, वो विल, दूसरे की जो विल है उस पर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और उस पोजीशन का यूज कर रहा है अनफेयर एडवांटेज के लिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, वन पार्टी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो विल है उस पर काबू कर रहा है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो आपने किसी से जोर जबरदस्ती कर दी है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल पावर से काबू कर रहा है। The meaning is dominate the will, dominate the will, dominate कर रहा है, दूसरे की इच्छा पर काबू कर रहा है। फिजिकल नो, अकेला फिजिकल नहीं हो सकता, इट कैन मेंटली हो रहा है। तो वो क्या है? वो डोमिनेट कर रहा है विल को, और ये यहाँ पर एक तरीके से मोरल फोर्स यूज की जा रही है। फोर्स तो यूज हो रही है बट मोरल फोर्स यूज हो रही है। मोरल फोर्स इज यूज्ड, मोरल फोर्स जब यूज हो जाएगी तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और यहाँ पर डोमिनेट द विल जो है वो नेसेसरी है, एसेंशियल है। अगर आपने किसी की विल को डोमिनेट नहीं किया तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। एक कोई व्यक्ति है, ए जो है, मैंने आपको एग्जांपल, बेसिकली अगर रिलीजियस लीडर से हम बात करें तो एग्जांपल बेस्ट माना जाता है क्योंकि धर्म गुरुओं में ज्यादा हमारी आस्था है। लेकिन अगर हम मान ले एक टीचर है और एक स्टूडेंट है,
अब ये जो स्टूडेंट है ये इस टीचर से इतना ज्यादा प्रभावित है कि अगर टीचर इसे गलत भी कहे ना तो ये स्टूडेंट गलत करने को भी तैयार हो जाता है। तो ये टीचर क्या कर रहा है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर। ये इसकी विल को, इसकी विल का मतलब वसीयत नहीं, विल का मतलब इच्छा, इसकी इच्छा पर राज कर रहा है। जब वो इसकी इच्छा पर राज कर रहा है तो इसका मतलब अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा टीचर के साथ तो वो क्या माना जाएगा, नॉट ऑफ फ्री कंसेंट। वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को, पहला पॉइंट क्लोज वन का क्या कह रहा है आपको, क्लोज वन कह रहा है कि डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तो उसकी अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए उस पोजीशन का यूज भी कर रहा है, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब इसका सेकंड क्लोज क्या कर रहा है, ये कह रहा है इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल। ये जो पहले प्रिंसिपल दिया गया है इससे बिल्कुल विपरीत न जाते हुए a person is deemed to be in position to dominate the will। अब dominate the will of another का क्या मतलब होगा, सबसे पहली चीज रियल और अपारेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। रियल और अपारेंट अथॉरिटी क्या होती है वो हम समझेंगे। फिड्यूशरी रिलेशन होना चाहिए, उसको हम समझेंगे। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली। अगर मान लो एक तो वो व्यक्ति जो है वो डोमिनेट द विल का मतलब है रियल और अपारेंट अथॉरिटी है उसके पास, वो क्या होगा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वो भी देख लेंगे हम। और जहां पर अगर या तो ये कारण रहा हो या एक कॉन्टेक्ट किया गया हो जहां पर जो व्यक्ति है उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मानसिक स्थिति है, टेम्पररली और परमानेंटली, या तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए ही अफेक्ट कर रही है, या तो उसकी एज कम है, या वो बीमार रहता है, या मेंटली और बॉडीली वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो व्यक्ति जो है उस चीज पर कुछ समझ पाए। तो यहाँ पर सेक्शन 16 का क्लोज 2 हमें दो बातें बताता है। फर्स्ट क्लोज कहता है कि डोमिनेट द विल ऑफ अदर होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि आप किस कंडीशन में मानेंगे कि डोमिनेट द विल ऑफ अनदर है, तो वो कंडीशन समझनी पड़ेगी। दो असेंशियल चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ आपको कि अगर डोमिनेट द विल, आपने डोमिनेट द विल ऑफ अदर को अगर आपने कंसिडर करना है तो उसके दो पॉइंट होंगे। एज पर सेक्शन 16 क्लोज 2 कहता है कि डोमिनेट कर रहा है कोई व्यक्ति, डोमिनेट का मतलब कब्जा कर रहा है, राज कर रहा है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर। ये कब साबित होगा, ये कब साबित होगा, इसके लिए दो चीजें हैं। पहला रियल एंड अपारेंट, या तो वो व्यक्ति जो डोमिनेट कर रहा है, हावी हो रहा है, उसकी रियल और अपारेंट अथॉरिटी है, या एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है उसका, ठीक है। ये दोनों चीजें होनी जरूरी नहीं है, एक वर्ड यूज हो रहा है इसमें और, या तो ये चीज है और या ये चीज है। अब इनको समझते हैं कि रियल और अपारेंट अथॉरिटी क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि उसको आप कैसे समझोगे। अगर हम बात करें रियल अथॉरिटी की तो मैं आपको ना कुछ यहाँ स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ जो आप अच्छे से उसको नोट्स अपने बना सको। जैसे रियल अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी has the power to do all the acts या all acts which it's bound to do, which it's bound to do, कि इसे वो एक्ट करना जरूरी है। एक अथॉरिटी है जो बाउंड है, बाउंड का मतलब जैसे मान लो एक टीचर है वो एक अथॉरिटी में है, रियल अथॉरिटी, उसकी बाउंड क्या है, वो किस बात के लिए, कि उसने स्टूडेंट्स को टीच करना है, ठीक है। अगर कोई डिपार्टमेंट का हेड है तो उसको ये ड्यूटी बाउंड होता है कि वो डिपार्टमेंट की जो भी मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा। अगर किसी प्रकार की अनदेखी रह गई तो जिम्मेवार कौन होगा, ये रियल अथॉरिटी होगी। इसी तरीके से अगर हम अपारेंट अथॉरिटी बात करें, अपारेंट अथॉरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अपारेंट अथॉरिटी हेयर मींस, अपारेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें
तो इसका मतलब होता है कि थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी है जो एक्ट करेगी, थर्ड पार्टी एक्ट एज एन अथॉरिटी, एज एन अथॉरिटी, our real party, our real party. नॉर्मली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या स्कूल्स होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या है, रियल अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन डीओ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑफिसर आ गया उसको संभालने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या है, अपारेंट अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो अगर आप बेयर एक्ट को देखते हैं तो वो कहता है कि रियल और अपारेंट अथॉरिटी अगर है किसी व्यक्ति के पास, और तभी माना जाएगा कि उसने अपने विल को डोमिनेट किया था, या कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कुछ टाइम से वीडियो नहीं बनाया तो थोड़ा सा ना राइटिंग में इश्यू आ रहा है, धीरे धीरे कुछ इंप्रूव भी हो जाएगा। देखिए फिड्यूशरी, फिड्यूशरी, फिड्यूशरी जुडिशरी से बना है, जुडिशरी जैसा ही है। फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट। जहां पर कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति है, जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है तो जो व्यक्ति सामने वाला है वो आप पर एक विश्वास करके बैठा है, आपके साथ एक रिलेशन बना के बैठा है, उसको आप पर इस बात के लिए विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो अगर फिड्यूशरी की आप बात करें तो कई पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। यू कैन ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट है किसी पर, या आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता मेरे साथ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होगा वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फादर है और एक डॉटर है, अब क्या हुआ कि फादर के पास एक हॉर्स है, डॉटर उसको परचेज करना चाहती है, तो डॉटर और फादर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। अगर फादर नहीं बताता कि ये हॉर्स जो है वो साउंड नहीं है, साउंड मतलब दिमाग इसका सही नहीं है, गलत एक्टिविटी करता है, तो ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है। अगर ये फादर नहीं बताएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए जब कंसेंट के मैटर में कोई भी केस होगा तो वॉइडेबल की कैटेगरी में ही आता है, बट आगे एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड भी हो जाएगा। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाता है तो वैलिड होता है। तो मिस्टेक का जब हम कंसेप्ट करेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए हमें कि व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशरी रिलेशनशिप, व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड अपारेंट अथॉरिटी, और उसके बिना आप कुछ नहीं समझ पाओगे। या जहां पर कॉन्टेक्ट किया गया पार्टीज के बीच में, लेकिन जो पार्टी है वो मेंटल कैपेसिटी में नहीं है, तब भी माना जाएगा कि वो फ्री कंसेंट नहीं, इसमें ज्यादा कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्लोज पे। वेयर अ पर्सन हु इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contact with him, transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be consignable, the burden of proving that such contact was not induced by influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of others। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, कि कौन सा व्यक्ति ये साबित करेगा। सबसे पहले चीज तो हमें ये समझना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ उसे कहते हैं कि बर्डन मतलब बोझ, प्रूफ मतलब सबूत कौन लाएगा। तो अगर हम इंडियन एविडेंस की एक्ट की बात करें तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये थर्ड क्लोज कहता है कि प्रूफ कौन लेके आएगा कि ये जो है इस प्रकार से अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो कहता है कि कुछ केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे व्यक्ति पे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है। तो क्लॉज 3 ये बताता है कि शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ अगर रिक्वायरमेंट्स ये वाली है। अगर मान लो पहला कोई व्यक्ति ये कहता है वन इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, वन इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है उसके ऊपर बर्डन है कि वो साबित करेगा कि उसने उस पोजीशन का मिसयूज नहीं किया। सेकंड, ट्रांजैक्शन जो है वो अनकंसियनेबल है, ट्रांजैक्शन
is ये पेन को भी चलते चलते क्या हो रहा है पता नहीं, कंसियनेबल है। ठीक है, तो कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ की ये साबित कौन करेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। पहला तो जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन में है, या जो ट्रांजेक्शन है, जो आपस में कुछ लेन देन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो क्या है, अनकंसियनेबल बार्गेन हुआ है। अनकंसियनेबल बार्गेन का क्या मतलब होता है, जरा उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ एक टर्म अनकंसियनेबल। अनकंसियनेबल क्या चीज होता है, अगर आपका हिंदी में मीनिंग इसे समझो कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसाइज समझना आपने देखा होगा। कंसाइनेंस का मतलब होता है कि आपकी बुद्धि, आपकी जो सोचने समझे की क्षमता जो है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, जहां पर अविश्वसनीय कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब है अविश्वसनीय कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और जो एक पार्टी के लिए अनफेवरेबल है। फेवर क्या होता है, पक्ष में होना, और अनफेवरेबल है कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उसके पास ये एक प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट की कीमत है 1 करोड़। ये ए क्या है, स्टूडेंट है, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी आप जो ये फॉलोवर होते हैं, रिलीजियस फॉलोवर होते हैं, वो है, ठीक है, ये मान लेते हैं। बी कौन है, आप मान लीजिए टीचर है, या कोई भी आप रिलीजियस लीडर कह सकते हो, रिलीजियस लीडर है, धार्मिक गुरु है कोई। ए क्या करता है, 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है बी को दे देता है, और वो कहता है कि मैं इसके बदले सिर्फ 100 रुपए ही लूंगा। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 100 रुपए में दे रहा है, ये क्या है, अनबिलीवेबल है। इस पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति बिना किसी के प्रभाव में आए बिना क्या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 100 रुपए में देगा, नहीं देगा। फिर अनफेवरेबल है, अगर उसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 100 रुपए में दे दी तो यहाँ पर नुकसान किसका होगा, ए का। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन होता है नॉर्मली, लेकिन जो यहाँ एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट ये कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया ये अनकंसियनेबल है, यानी कि ना तो इस पर बिलीव किया जा सकता है और ना ही ये दोनों पार्टी के पक्ष का मैटर है। तो उस मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे होगा, पहला तो जो डोमिनेट कर रहा है, और सेकंड जो ट्रांजेक्शन है वो अनबिलीवेबल होगी, तो उसी व्यक्ति को वो साबित करना पड़ेगा। अगर हम कुछ लैंडमार्क केसेस की बात करें जिसके बिना हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो लैंडमार्क केसेस हैं, और जो कुछ भी इफेक्ट आएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट पे उसका क्या इफेक्ट आने वाला है, वो सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर पाऊं। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।